हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एयर इंडिया जो है अब वो टाटा सन्स के हाथ में चला गया है। और ये सबके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि एयर इंडिया का ये हाल हो गया था कि गवर्नमेंट को अब इसको बंद करना पड़ता, क्योंकि डेली का डेली उसमें घाटा आता। ऐसे नहीं था कि 6 महीना 1 साल का पूरा घाटा आ रहा है, डेली का डेली एयर इंडिया में घाटा था। तो सरकार को लास्ट में बंद ही करना पड़ जाता। तो बहुत अच्छा हुआ ये कि ये टाटा सन्स के हाथ में चला गया। ये न्यूज़ तो सबको पता ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये जब लगभग 5-6 दिन से ये न्यूज़ चल रहा है। लेकिन इसका थोड़ा हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि क्यों कंपनी घाटे में गई, कब से घाटा चल रहा था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। सारा कुछ हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या है। तो एयर इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये जो है 1932 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था एयर सर्विसेज। और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो बाद में इसका नाम बदल के टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया, तो उनका नाम है जहांगीर रतन टाटा के द्वारा जो है इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया और उन्हीं के द्वारा ये नाम रखा गया था। वो उस टाइम जो है विमान के मामले में अपने भारत देश में बहुत अग्रणी व्यक्ति थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो कंपनी क्यों गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, क्योंकि 1938 के आसपास जो है हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। और उस समय बहुत से शरणार्थी थे जो जिनको यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसके बाद सेना जो थी इसको इस देश से उस देश में पहुंचाना, ये सारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ये एयर इंडिया उस समय संभाल रही थी। तो धीरे धीरे उस समय से ही जो है एयर इंडिया में घाटा होना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ, उस समय क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी तो उन्होंने 1948-49 के आसपास क्या किया कि 49% शेयर जो है ये टाटा का उन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया कि 1953 में जो है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि टाटा एयरलाइंस के हाथ से जो है ये कमान उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अभी भी जो है वो टाटा सन्स जो थे अभी इसके चेयरमैन बने रहे थे, लेकिन मालिकाना हक जो है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया था। अब हम लोग देखते हैं कि 1953 के बाद जो है एक एक्ट पास किया गया था, वही एयर कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके तहत जो है ये नेशनलाइजेशन किया गया था। लेकिन इसका नाम जो है एयर इंडिया जो है ये इसका नाम रखा गया था 1962 में जो है इसका नाम आधिकारिक तौर पे एयर इंडिया रखा गया था। और एयर इंडिया में अगर इतना बात करें तो अगर हम लोग आगे चलते हैं तब से तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। लेकिन अगर आप आज के समय में देखें कि अगर ये मतलब 18,000 करोड़ में तो रतन टाटा ने इसको खरीद लिया है, बिड जो लगा था। लेकिन ये कब से कंपनी घाटा कर रही है, तो 2001 में पहली बार इस कंपनी को घाटा हुआ था। इसके पहले कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी। तो 2001 में जो है इसमें टोटल जो है ये 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे कंपनी घाटे में ही जाने लगी। तो 2007 में क्या किया गया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया कि ताकि ये अच्छा कुछ कर पाए। लेकिन दोनों को मिला के जो है वो 770 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। और बाद में ये बढ़ के घाटा जो है ये 7200 करोड़ रुपए पहुंच गया। और गवर्नमेंट के लिए तो ये चिंता का विषय था। गवर्नमेंट एयर इंडिया को बचाना चाहती थी कि भाई कैसे भी ये बच जाए, ये हमारे देश का मतलब बहुत अच्छा कंपनी है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसके भरपाई के लिए बोइंग 343 और बोइंग 300 को भी बेच दिया कि बेचने के बाद इसका भरपाई किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी इसका भरपाई नहीं किया गया। और 2001 में ये चल के 40 कितना, ये डाटा मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, शायद 42,600 करोड़ रुपए का जो है 2011 तक टाटा घाटे में जाने लगी थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ये एयर इंडिया घाटे में जाने लगी थी। लेकिन अगर आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि एयर इंडिया कितने घाटे में है, तो ये 61,560 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब इसमें 2017 से ही चल रहा था कि इसका निजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे है इसमें घाटा हो रहा था।
2019 में जो है इसके बिड के लिए बुलाया गया और सरकार के द्वारा जो है एक, जैसे मान लीजिए अगर बोली लग रहा है तो सरकार अपना एक रिजर्व तय करेगी कि इतना से ज्यादा में ही वो इस मतलब कंपनी को बेचेगी एयर इंडिया को। तो 12,000 करोड़ रुपए का सरकार बिड लगाई थी और इसके ऊपर अगर सरकार को मिलता तभी सरकार जो है इसको बेचती। शायद ये थोड़ा सा आप लोग डेटा में देख लीजिएगा क्योंकि 12,600 करोड़ के आसपास है कि 12,000 आसपास है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही इसमें। तो इतना सरकार लगाई थी, लेकिन एक वो स्पाइस जेट के चेयरमैन है अजय कुमार, उनके द्वारा जो है ये 15,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, बिड लगाया गया था, लेकिन रतन टाटा के द्वारा जो है 18,000 करोड़ रुपए का बिड लगाया गया और वो ले लिए। तो बिड में भी बहुत कुछ चेंजेस हुए तभी ये दो लोग सामने निकल के आए, नहीं तो 2019 में जो है कोई भी सामने नहीं आया था। तो सरकार थोड़ा बिड में अपना प्रोसेस चेंज की है। अब आगे बात ये उठ के आता है कि क्या उसमें जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत होने वाली है, उनको कंपनी निकाल देगी? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 1 साल तक उसमें काम करते रहेंगे, उसके बाद भी अगर कंपनी उन्हें निकाल रही है तो उनको वीआरएस प्रदान किया जाएगा। जैसे आप किसी भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो अगर पहले अगर रिटायरमेंट आपका होता है तो जितना भी पैसा होगा वीआरएस उसको बोलते हैं, वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वैसे ही जो है उनको सब जितने भी कर्मचारी हैं उनको कुछ लॉस नहीं होने वाला है। वो ऐसे के जैसे मतलब पहले काम करते थे वैसे काम करेंगे। अगर उनका रिटायरमेंट भी दिया जाता है तो उनको उसके साथ वीआरएस दिया जाएगा और जितने भी उनके मेडिकल अलाउंस थे उनको भी भरपाई किया जाएगा। तो इसमें जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं तो 12,085 जो है इसमें टोटल कर्मचारी हैं, जिसमें जो है 4,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और बाकी जो है वो रेगुलर हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सबको ये भी टेंशन हो रही हो क्या इसका रेट बढ़ जाएगा, क्या इसमें फैसिलिटीज में भी कुछ दिक्कत आने वाली है? तो ना ही इसका रेट बढ़ेगा क्योंकि रेट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक संस्था है, उसी के द्वारा जो है इसका रेट तय किया जाता है। तो इसके रेट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद जो है इसमें जो फैसिलिटीज है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एयर इंडिया जो है ये घाटे में क्यों चल रहा है, कोई भी देखिए पहले से ये घाटे में है, उसके बाद जो है कंपटीटर बहुत सारे इसमें बढ़ गए थे। जैसे देखिए इंडिगो जो है वो बहुत कम पैसे में जो है लोग को फ्लाइट मुहैया कराता है, उसके बाद से जो है विस्तारा एयरलाइंस है वो भी कम में कराता है। तो ये कम्पीट करने के चक्कर में उसके बाद से इतना सस्ता जो है हमारे इंडिया में इतना लोग होने के बावजूद भी इतना सस्ता जो है ये सर्विस प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अगर कोई फ्लाइट जो है किसी जगह पे बस कुछ देर के लिए रिफ्यूजिंग के लिए लैंड होती है वहां पे, तो 55,000 जो है वो पैसा उसमें खर्च होता है उसमें रिफ्यूलिंग के लिए। उसके बाद अगर प्रति सेकंड की बात बोला जाए तो प्रति सेकंड जो है वो 4 लीटर तेल की खपत होती है किसी भी विमान में। तो इसमें क्या है कि तेल की कीमत भी वैसे इतनी बढ़ी हुई है मार्केट में और इतना तेल भी वहां पे खर्च हो रहा है, तो फिर सरकार कैसे भरपाई करेगी? ऐसे में 20 से 25 करोड़ का जो है डेली बेसिस पे एयर इंडिया में घाटा चल रहा था। और ये भी लोग का क्वेश्चन है कि क्या जैसे एयर इंडिया हर जगह से पहले फ्लाइट भरती थी, जैसे डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारा वैसे का वैसे ही फ्लाइट रहेगा कि उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे? तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ये मेरा कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।